सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो वीडियो अगेन थोड़ा सा अनएडिटेड फॉर्म में है, तो प्लीज़ बेयर विद दैट, बट आई होप दैट कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी वो काफ़ी अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो न्यूज़ शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। सो ग्लोबल न्यूज़ में डेफिनेटली आई थिंक वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट होर्मुज ब्लॉकेड, जिसकी वजह से एक हिस्टोरिक शिपिंग क्राइसिस यहाँ पे डेवलप हुआ है। सो एक ग्लोबल चोक पॉइंट के तौर पे होर्मुज यहाँ पे सामने आ रहा है, जो 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड हैंडल करता है। सो ऑब्वियसली अगर ये 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड हैंडल करने वाला एक पॉइंट अगर डिसरप्ट हो जाता है तो ग्लोबल शॉक तो मतलब उसके बाद इमिडिएटली होंगे, वो हम देख ही रहे हैं। सो ट्रैफिक जो है वहाँ से वो कोलैप्स हो चुका है, और शिपिंग मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल हो चुका है। सो फ्रॉम 140 शिप्स पर डे अर्लियर टू ऑलमोस्ट जीरो नाउ, या फिर इन एक्सट्रीम फेजेस ओनली 3 और 4 शिप्स पर डे वहाँ से निकल रहे थे, विजा विज 140 अर्लियर। तो डेफिनेटली आई थिंक एक सीवियर सप्लाई चोक यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है। सो इमीडिएट सप्लाई चेन इम्पैक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एनर्जी शॉक हम ऑलरेडी देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस फ्लोज डिसरप्ट हो चुके हैं। प्राइस मतलब स्पाइक होने की रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से आगे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये इमीडिएटली वापस जो ओल्ड 140 शिप्स पर डे पे नहीं आएंगी ये चीज़ें। सो सप्लाई शॉर्टेजेस यहाँ से आने शुरू हो चुके हैं। सो डिमांड डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा विजिबल नज़र आ रही है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द गैस मार्केट्स। सो हाई प्राइसेस की वजह से कंजम्पशन भी यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है। इसके साथ साथ जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है वो फर्टिलाइजर्स पे भी हम देख रहे हैं। तो वो एक क्राइसिस यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। सो गैस डिसरप्शन का नतीजा फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस में भी हो रहा है, एंड इट विल हैव अ डायरेक्ट हिट ऑन ग्लोबल फूड प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। तो ये यहाँ से आगे हम देख सकते हैं, एंड दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फूड इन्फ्लेशन पार्ट ऑल्सो। शिपिंग इंडस्ट्री का अगर ब्रेकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो शिप स्ट्रैंडेड, अगर हम देखते हैं, सो हंड्रेड्स ऑफ वेसल्स आर स्ट्रैंडेड इन, मतलब हॉर्मुज के इस साइड में भी और उस साइड में भी। 20,000 से ज़्यादा सी फेयरर्स जो है वो गल्फ रीजन में ट्रैप्ड है करेंटली। और टैंकर बैकलॉग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 60+ सुपर टैंकर्स जो है वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड है। सो मेनी कैरिंग 2 मिलियन बैरल्स ईच इन दोज टैंकर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ऑयल सप्लाई वहाँ पे स्ट्रैंडेड है। इंश्योरेंस कॉस्ट भी उसकी वजह से बढ़ चुके हैं। वॉर रिस्क प्रीमियम्स जो है वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स स्पाइक हो चुके हैं, एंड शिपिंग का जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी तरीके से यहाँ पे ब्रोकन नज़र आ रहा है इन दैट पर्टिकुलर रीजन। और ये ड्यूअल ब्लॉकेड इफेक्ट है। पहला तो यूएस ने ब्लॉकेड किया हुआ है कि जी उन्होंने ईरान के ऐसे लिंक्ड जो शिप्स है, पोर्ट्स एंड ऑयल फ्लोज, उनको उन्होंने ब्लॉक किया है, और ईरान ने भी रिटेलिएशन में माइन लेइंग शुरू किया है, ऐसा माना जा रहा है। फायरिंग ऑन शिप्स भी हो रही है, और सिलेक्टिव क्लोजर भी वहाँ पे हम देख रहे हैं। तो रिजल्ट तो यही है ड्यूअल ब्लॉकेड का कि नो सेफ पैसेज, इवन इफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो टेक्निकली ओपन समय के लिए था भी। सो ट्रेड एंड इकोनॉमिक फॉलआउट, इसका सीधा नतीजा हम देख रहे हैं। सो ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन, जिसमें की एशिया यूरोप एनर्जी रूट जो है वो चोक होने की वजह से सप्लाई चेन ऑयल के आगे जाके, मतलब बियॉन्ड ऑयल हिट हो चुके हैं, जैसे कि केमिकल्स में हुए हैं, फर्टिलाइजर्स में हुए हैं, फूड चेन में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। सो कॉस्ट इन्फ्लेशन रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। तो बिगर पिक्चर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यूएस का ब्लॉकेड प्लस ईरान का रिटेलिएशन, इसकी वजह से शिपिंग पूरी तरीके से कोलैप्स होती हुई दिख रही है उस रीजन में। ऑयल एंड गैस में डिसरप्शन हुआ है, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस हुए हैं, फूड इन्फ्लेशन ऊपर जाने का रिस्क बढ़ चुका है, एंड ग्लोबल स्टैगफ्लेशन की रिस्क हम यहाँ पे आने वाले समय में देख रहे हैं। सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस शिपिंग क्राइसिस।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों, वो हम अब इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक हम ये न्यूज़ देखेंगे कि जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ऑयल क्राइसिस जो हम देख रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इंडिया कैसे एट रिस्क है, ये उन्होंने बोला है। सो $100 पर बैरल के ऊपर अगर ऑयल रहता है, यानी कि हॉर्मोज डिस्रप्शन कंटिन्यू होता है, सो इंडिया रिस्क पे है। सो इसमें मेजर मैक्रो शॉक उनको दिख रहा है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फंक्शनली अभी बंद है और ग्लोबल एनर्जी फ्लोज इसी की वजह से डिसरप्ट हुआ है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, तो 85% ऑफ क्रूड इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है, डेफिनेटली आई थिंक ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने से हम हाईली वल्नरेबल है इस सिचुएशन के लिए। हाई ऑयल जो अल्टीमेटली क्या किस तरीके से प्ले आउट होता है, तो एनर्जी टैक्स ऑन इकोनॉमी की तरीके से ये प्ले आउट होता है और इसका सीधा नतीजा जो होता है वो ग्रोथ ड्रैग होने पे हो जाता है। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, हायर ऑयल यानी कि हायर इन्फ्लेशन रिस्क यहाँ पे हमें नजर आ रही है। सीपीआई कुड मूव बियॉन्ड 4%। अगर क्रूड ऑयल 110 डॉलर पर बैरल के ऊपर रहता है तो 4% के ऊपर सीपीआई इन्फ्लेशन जाने के चांसेस है और इसी का सीधा नतीजा रेट कट्स डिले होने में होगा एंड टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस यहाँ पे हम देखेंगे। रुपी एंड एक्सटर्नल बैलेंस स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो रुपी पे प्रेशर बना रहेगा। 95 अगेंस्ट डॉलर ये रुपी का लेवल हमने देखा है और ये मतलब अगर ऐसी सिचुएशंस चलती रही तो इसको भी ये ब्रीच कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली उसके पीछे के रीजंस मतलब स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर प्लस कैपिटल आउटफ्लोज जो हम देख रहे हैं, ऑयल ड्रिवन जो करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर इंडिया पे बन रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पे रुपी के अगेंस्ट निगेटिवली प्लेस नजर आ रहे हैं। हर एक $10 पर बैरल राइज पे करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन का सिचुएशन खराब होता जा रहा है। मार्च का जो ट्रेड डेफिसिट नंबर था इंडिया का वो था $20.7 बिलियन। सो ये नंबर थोड़ा कम हुआ था बट दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ लोअर इंपोर्ट्स, नॉट बिकॉज ऑफ कि हमने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा किए हैं उसकी वजह से। सो नॉट लाइक दैट। सो आरबीआई का रेस्पॉन्स हमने ऑलरेडी देखा है। जो रेपो रेट है वो 5.25% पे उन्होंने मेंटेन रखे हैं, न्यूट्रल स्टांस दिया है। एक्शंस अगर कुछ लिए हैं आरबीआई ने तो फॉरेक्स इंटरवेंशन लिए किया है, उन्होंने लिक्विडिटी सपोर्ट भी दिया है और एक्सपोजर नॉर्म जो है वो टाइटन यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो बिगर पिक्चर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हॉर्मूज का डिसरप्शन जो है वो ऑयल प्राइसेस को अगर ऊपर रखता है 110 डॉलर पर बैरल पे, तो इन्फ्लेशन का बढ़ना तो वहाँ पे दिख सकता है, सीएडी का बढ़ना वहाँ पे दिख सकता है, रुपी डेप्रिसिएशन और ज़्यादा यहाँ से हो सकता है, रेट कट्स जो है वो डिलेड ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और ग्रोथ के पे यहाँ पे प्रेशर हमें नजर आ रहा है। अब इंडिया स्पेसिफिक, इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक और एक न्यूज़ देखेंगे, वो है इंडिया के एफडीआई के नंबर्स। सो ग्रॉस एफडीआई का नंबर जो है इस फाइनेंशियल मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट $90 बिलियन तक जा चुका है। मतलब जो डेटा सामने आया है वो अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक का डेटा सामने आया है और यहाँ पे ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज आर $88.3 बिलियन। year on year this particular number is up by 18.1%, which is very good. नेट एफडीआई जो है बट बहुत नीचे है। नेट एफडीआई का नंबर जो है वो मात्र $6.3 बिलियन का है। लास्ट ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो ये नंबर मतलब FY25 में ये नंबर मात्र $1.5 बिलियन का था। तो एक मैसिव गैप जो है वो यहाँ पे हमें नजर आता है ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई में। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज लार्ज पोर्शन ऑफ इनफ्लोज आर गोइंग आउट अगेन। सो शार्प ड्रॉप यहाँ पे इस ट्रेंड में देखा गया है। सो नेट एफडीआई फेल टू $0.5 बिलियन इन द मंथ ऑफ जैन 2026 और ऐसे बहुत सारे महीने महीने ऐसे थे कि जहां पे नेट एफडीआई नंबर वाज निगेटिव एक्चुअली। सो सबसे अच्छा नंबर जो लास्ट 4 इयर्स में जो आया है एफडीआई का नेट एफडीआई नंबर, सो फरवरी 2026 में ये नंबर $4.6 बिलियन का रहा। ये 4 साल में सबसे अच्छा नंबर है। मैं नेट एफडीआई की बात कर रहा हूँ। ग्रॉस एफडीआई नंबर्स काफी अच्छे हैं बट नेट एफडीआई नंबर्स आर नॉट दैट मतलब नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव वी शुड से। बाकी आउटफ्लोज क्यों राइज हो रहे हैं?
तो एक तो एमएनसीज मतलब प्रॉफिट रिपैट्रिएशन यहाँ पे कर रही है। हमने देखा है बहुत सारे एमएनसीज ने इंडिया में लिस्टिंग भी किए है। ओएफएस उसमें सबसे ज़्यादा था, ऑफर फॉर सेल, और उन्होंने पैसे वो लेके गए हैं। इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अब्रॉड, और कैपिटल रिसाइकलिंग यहाँ पे होती हुई दिख रही है। सो लो रिटेंशन विद इन इंडिया, ये एक सबसे बड़ा रीजन है आउटफ्लोज के लिए। सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज रिलेटिवली स्ट्रांग, रिलेटिवली। सो ग्लोबल एफडीआई वैसे भी 11% से डाउन था 2024 में। सो इसी उसके कंपैरिजन में आई थिंक वी वर मच बेटर। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एफडीआई इज 2.4% इन कैलेंडर ईयर 2025, और ग्लोबल रैंक की अगर हम बात करते हैं इंडिया के एफडीआई में, तो वो 16 से 15 पोजीशन पे हम इंप्रूव हो चुके हैं। सो इंडिया इज नंबर 4 ग्लोबली इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। सो 2024 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो मैक्रो इम्प्लीकेशंस की अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, तो कैपिटल रिटेंशन प्रॉब्लम जो है इंडिया का, वो हाई इनफ्लोज है बट रियल नेट बेनिफिट कम है हमारे पास। करेंसी रिस्क यानी कि लोअर नेट इनफ्लोज, ये हमारे रुपी पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है, और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी जो है इंडिया की बहुत ज्यादा है। सो आउटफ्लोज अगर ऐसे ही चलते रहे तो इट कैन वर्सन आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। सो अगर बिगर पिक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एफडीआई इनफ्लोज हमारे पास है ग्रॉस में, बट हाई रिपेट्रिएशन एंड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट जो हो रहे उसकी वजह से नेट एफडीआई नंबर हमें यहाँ पे खराब दिख रहा है, और ये वॉलेटिलिटी वो चल ही रही है इनफ्लोज आउटफ्लोज में। सो लोअर कैपिटल रिटेंशन ये एक पेन पॉइंट है हमारा, और दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन आर करेंसी, और कहीं ना कहीं मैक्रो प्रेशर भी यहाँ पे इंडिया पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। अब इंडिया और चाइना के ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सो इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड हिट हो चुका है। सो ट्रेड डेफिसिट नंबर इज एट $112.6 बिलियन फॉर FY26। लास्ट ईयर, दैट इज FY25 में, दिस पर्टिकुलर नंबर वाज $99.2 बिलियन। सो मैसिव इम्बैलेंस है यहाँ पे। सो इंपोर्ट्स आर फार हायर कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। सो इंपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो चाइना से हम $131.63 बिलियन के इंपोर्ट्स किए हैं लास्ट ईयर हमने, विच इज द नंबर इज अप बाय 16% ईयर ऑन ईयर। एक्सपोर्ट्स टू चाइना ये जो नंबर है वो मात्र $19.47 बिलियन का है। ये भले ही 37% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एक्सपोर्ट टू चाइना, बट बेस ही इतना छोटा है, तो इसका परसेंटेज ग्रोथ और इंपोर्ट के परसेंटेज ग्रोथ में ह्यूज डिफरेंस है, एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम $99 बिलियन टू $112 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट यहां पे हुआ है। तो हमारी जो है ना स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी है चाइना पे, heavily we are heavily reliant on China for industrial inputs, raw materials, manufacturing supply chains. So rising imports reflect deep integration of Chinese inputs in India's Indian production, और ये हमने कहीं ना कहीं तो कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1990s, लेट 1990s की हम बात करते हैं, सो इंडिया और चाइना में जो डेफिसिट था वो लेस देन $1 बिलियन का था, ट्रेड डेफिसिट लेस देन $1 बिलियन। So late 1990s say in 2026, this particular deficit number is up by almost $112 बिलियन। So long term structural imbalance है हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में। इट इज नॉट अ साइक्लिकल थिंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, और इसको इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सो ट्रेड डायनामिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भले ही 37% से बढ़े, बट बेस ही इतना कम है, so which is not at all good. So imports are still dominating, and net dependency जो है वो ultimately हमारी rise होती जा रही है चाइना पे। So high import dependence on China, so imports are surging faster than exports, record trade deficit and external vulnerability and supply chain risk हम definitely यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं चाइना के साथ। अब नेक्स्ट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, या मार्केट के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट न्यूज है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स की। तो मेन पॉइंट्स पे ही आते हैं। सो फ्रॉड का जो इम्पैक्ट है वो 590 करोड़ रुपीस का फ्रॉड जो फेब 2026 में हुआ था, वो उन्होंने फुल्ली एब्सॉर्ब किया है, और ये पर्टिकुलर चीज उन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में ऐड किए। सो नो इम्पैक्ट ऑन द न्यू बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉड न्यूज इन Q4 FY26,
और ऑपरेशंस जो है वो स्टेबल रहे हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। Q4 FY26 का फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं, सो नेट प्रॉफिट नंबर इज एट 319 करोड़ रुपीज। ये ईयर ऑन ईयर 4.9% से बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 36.5%। तो वन टाइम फ्रॉड इम्पैक्ट जो लिया है वो 483 करोड़ पोस्ट टैक्स हिट अगर हम बात करते हैं तो वो है। यहाँ पे ट्रेडिंग लॉसेस भी है इस क्वार्टर में 118 करोड़ रुपीस के, आई थिंक थैंक्स टू दी yields going up. डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिपॉजिट्स आर एट 2.9 लाख करोड़ रुपीज। द डिपॉजिट नंबर इज अप बाय 17% ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय हार्डली 1%। कासा रेशो की अगर हम बात करते हैं तो दैट नंबर इज एट 49.8% वर्सेस ईयर बैक जो था वो 46.9% था। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर मतलब Q3 FY26 से Q4 FY26 में यह नंबर 51.6% से 49.8% तक नीचे गिरा है। यानी कासा डिपॉजिट जो है वो 2.5% से यहाँ पे नीचे गिरे हैं। फॉरवर्ड गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं तो 5% सिक्वेंशियल डिपॉजिट ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में 5% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्टेशन है। बिजनेस मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग्स जो है वो स्ट्रांग रहे हैं लास्ट क्वार्टर में डिस्पाइट फ्रॉड न्यूज। फेब एंड मार्च अकाउंट ओपनिंग्स जो है they were as high as January levels, so which is a positive thing for the bank. Deposits remained stable during the crisis, so it is seen as a positive resilience indicator. So FY27 का जो आउटलुक मैनेजमेंट ने दिया है, मैनेजमेंट का कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फ्रॉम Q1 FY27 मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग इन देयर बिजनेस। और जहां ये ऐसे फ्रॉड्स वगैरह ऐसे निगेटिव न्यूज होती है तो टिपिकली एक साल लग जाता है इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, बट मैनेजमेंट फील्स दैट कि दे आर ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड। सो बिगर पिक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 590 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ है यहाँ पे। उन्होंने वन टाइम हिट पोस्ट टैक्स बेसिस पे 483 करोड़ का लिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में ही ये नंबर ऐड किया उन्होंने। प्रॉफिट वॉलेटिलिटी Q4 में इसी की वजह से हुई है, बट कोर बिजनेस जो है वो इंटैक्ट रहा है ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। डिपॉजिट्स एंड अकाउंट्स बोथ द डिपार्टमेंट्स आर स्टेबल। सो और FY27 की जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो मैनेजमेंट को काफी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों, अब हम इंडियन ऑटो सेक्टर के बारे में बात करेंगे। Q4 FY26 के जो अब नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे तो स्ट्रांग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, बट वीक मार्जिन्स अहेड है ऐसा एनालिसिस सामने आ रहा है, इंडिकेशन सामने आ रहे हैं। सो स्ट्रांग Q4 एक्सपेक्टेड अक्रॉस ऑटो सेक्टर। इट इज मेजरली ड्रिवन बाय रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ, लो डीलर इन्वेंट्री एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। सेक्टोरल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ सकता है ऐसे एक्सपेक्टेशन है, और एबिटा का नंबर तो 24% से ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है। सो दिस इज सजेस्टिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। सेगमेंट वाइज अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो आउट परफॉर्मर्स जो रहेंगे वो टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स रहेंगे ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं सो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स आर सपोर्टेड बाय न्यू लॉन्चेस एंड मार्केट शेयर गेन्स फॉर स्पेसिफिक लिस्टेड कंपनीज। ऑटो एंसिलरीज की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक फोकस्ड जो ऑटो एंसिलरीज है दे विल आउट परफॉर्म द एक्सपोर्टर्स बिकॉज ऑफ द वीक ग्लोबल डिमांड। की ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करेंगे तो लो डीलर इन्वेंट्री विल लीड टू हायर होलसेल डिस्पैचेस, प्लस ऑपरेटिंग लिवरेज ये सीधा सीधा प्रॉफिट को सपोर्ट करेगा, एंड डिमांड रिकवरी जो है वो पूरे Q4 में सस्टेन रही है, या ये वॉल्यूम नंबर्स आर सजेस्टिंग। मार्जिन प्रेशर एक थोड़ा सा कोर कंसर्न रहेगा इंडस्ट्री पे, बिकॉज इनपुट कॉस्ट जो है वो राइज हो रहे हैं, जैसे कि स्टील हो या रबर हो या प्रेशियस मेटल्स हो या एनर्जी हो, तो ये इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ना ये डेफिनेटली मार्जिन पे इंपैक्ट कर सकता है। सो ईयर ऑन ईयर मार्जिन इंप्रूव होंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये मार्जिन थोड़े से खराब दिख सकते हैं। सो कहीं कहीं एरियाज में प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ को भी लैग कर सकती है। FY27 का अगर हम आउटलुक की बात करते हैं तो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी लग रही है उनको H1 FY27 में। की वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस हाइक वर्सेस कॉस्ट प्रेशर्स
इसको हमें देखना पड़ेगा। एंड जो बोला है कि कमोडिटीज के प्राइसेस वगैरह ऊपर जाना, तो कितनी एबिलिटी कहाँ पे होती है इन्फ्लेशन पास ऑन करने की, इस पे भी मार्जिन इंपैक्ट होंगे। सो ओवरऑल H1 में मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे, बट Q1 FY27 में थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर बन सकता है। डिमांड आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो टू व्हीलर डिमांड जो है वो काफी ज्यादा रेजिलियंट नजर आ रही है। कमर्शियल व्हीकल की डिमांड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। सो अगर इसमें कुछ की रिस्क है डिमांड में, तो डिमांड ड्यूरेबिलिटी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इस पे हमने ध्यान देना होगा। सो बेटर परफॉर्मर्स कौन कौन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? मारुति हो फोर व्हीलर में, मारुति, आइशर्स एंड M&M। एंड आउट परफॉर्मर्स जो है वो टू व्हीलर्स में बजाज, हीरो मोटो एंड टीवीएस मोटर्स पे डेफिनेटली आपकी नजर होनी चाहिए। एंसिलरीज में जैसे हमने पहले भी बोला कि डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है वो एक्सपोर्टर से अच्छे यहाँ पे नजर आ सकते हैं। टायर कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पे मार्जिन पे एक रिस्क थोड़ी सी बनी रह सकती है। सो ओवरऑल बिगर पिक्चर वुड बी कि वॉल्यूम्स विल बी स्ट्रांग and low inventory, these things will actually improve the revenue and EBITDA growth in a much better way. Input cost का inflation रहेगा कंपनीज पे, इसकी वजह से मार्जिन प्रेशर भी आने वाले समय में बना हुआ दिख सकता है। ओवरऑल FY27 आउटलुक जो है वो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री के लिए लगता है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो जेपी मॉर्गन ने इंडियन इक्विटीज पे न्यूट्रल वेट दिया है, फ्रॉम मतलब इन अ वे दे हैव डाउनग्रेडेड इंडियन इक्विटीज फ्रॉम ओवरवेट टू न्यूट्रल। सो रिस्क रिवॉर्ड जो है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, ये थोड़ा सा वीकन हुआ है, ऐसा उनका कहना है। क्या रीजन है? एक तो प्रीमियम्स जो है इंडियन मार्केट्स के अभी भी कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर ही है। सो 65% का प्रीमियम कंपेयर टू MSCI इमर्जिंग मार्केट्स। सो डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं जो जेपी मॉर्गन को है, इंडियन मार्केट्स आर स्टिल लुकिंग एक्सपेंसिव। अर्निंग्स रिस्क जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे नजर आ रही है उनको। FY27 में अर्निंग कट्स भी दिए उन्होंने अक्रॉस सेक्टर्स फ्रॉम 2% टू 10%। ओवरऑल MSCI इंडिया अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 11% की रहेगी इन कैलेंडर ईयर 2026, ऐसा उनका कहना है। और 2027 में ये नंबर 13% तक ऊपर जा सकता है। क्या रीजन है ये रिवीजन के? मेजरली ऑयल शॉक, ईरान ईरान कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं, सो ऑब्वियसली आई थिंक कमोडिटी प्राइसेस का ऊपर जाना, डिस्ट्रप्शन आना सप्लाई चेन में, इट कैन पुट मार्जिन प्रेशर ऑन द कंपनीज। एंड कंजम्पशन भी अगर वीक कर रहेगा तो ऑल दोज फैक्टर्स विल टर्न आउट टू बी निगेटिव। So I think again the same story. JP Morgan is also repeating कि नहीं, AI स्टोरी नहीं है, सेमीकंडक्टर स्टोरी नहीं है इंडिया में। सो दैट इज द रीजन आई थिंक, या फिर रोबोटिक्स वगैरह या डेटा सेंटर्स कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स थोड़ा हम पीछे है उनसे, ऐसा उनका कहना है। एंड दैट्स वाई JP मॉर्गन इज ओवरवेट ऑन एशिया टेक, जिसमें ताइवान आता है, ड्यू टू AI लेड ग्रोथ एक्सेलरेशन। सो मैक्रो रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस विल लीड टू हायर इन्फ्लेशन, and higher inflation will lead to higher interest rates and delayed interest rate cuts, and it will have an impact on the growth. So all those factors are playing out, and plus on top of that, rupee pressure and margin compression, they will these are the major macro risks currently India is carrying. मार्केट डाइल्यूशन रिस्क भी उनको लगती है। हेवी सप्लाई वाया IPOs, QIPs एंड स्टेक सेल्स जो है, दे आर एक्चुअली लिमिटिंग द अपसाइड टू द मार्केट्स, बिकॉज बहुत सारा जो कैश फ्लो इनफ्लोज आ रहे, DIS फ्लोज है, दे आर गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इन IPOs, QIPs एंड स्टेक सेल्स। सो ओवरऑल उन्होंने अपना टारगेट कम कर दिया है निफ्टी का। फ्रॉम 30,000 दे हैव रिड्यूस द टारगेट टू 27,000। और बेयर केस जो है उन्होंने 20,500 ये भी सामने रखा है। सो आई थिंक लेट्स सी। सो अगेन यहाँ पे भी अगर हम बिगर पिक्चर देखते हैं तो हायर वैल्यूएशंस एंड ऑयल शॉक एंड वीक AI एक्सपोजर, ये थोड़े से दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द कॉजेस which will affect into earnings downgrade, relative attractiveness getting downward, global funds rotation to Asia tech, and ultimately this इसी का नतीजा इंडियन इक्विटीज डाउनग्रेडेड टू न्यूट्रल पोजीशन।
सो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स जिसमें मॉडल पोर्टफोलियोज आते हैं उनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। इवन अगर आप खुद रिसर्च करना चाहते हो या योर ओन एनालिसिस करना चाहते हो तो हमारे स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर ये प्रोडक्ट्स भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो रिन्यू ये प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट भी आपको मतलब इन अ वे लॉयल्टी बोनस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।